नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन की कर रहे हैं अध्यक्षता। सभी राज्यों के सहयोग से साझा विकास एजेंडे पर हो रही चर्चा। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस मंत्रिमंडल का विस्तार आज शाम 4 बजे होगा नागपुर में शपथ ग्रहण समारोह। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके का भारत दौरा आज से 3 दिन के दौरे पर आज पहुंचेंगे नई दिल्ली। सीरिया में तख्ता पलट के बाद अमेरिकी और क्षेत्रीय राजनयिकों ने अल्पसंख्यकों के सम्मान का किया आह्वान। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा, सीरिया के विद्रोही समूहों के सीधे संपर्क में है अमेरिका। महिला जूनियर एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता के फाइनल में भारत का सामना चीन से आज। खिताब बचाने के इरादे से मैदान में उतरेगी टीम इंडिया। और आइए अब खबरों को जाने विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। सम्मेलन में उद्यमिता, रोजगार और कौशल को बढ़ावा देना तथा जनसांख्यिकी लाभांश का लाभ उठाना विषय पर चर्चा हो रही है। साथ ही विनिर्माण, सेवा, ग्रामीण, गैर कृषि, शहरी, नवीनीकरण, ऊर्जा और परिपत्र अर्थव्यवस्था पर चर्चा की जा रही है। विकसित भारत के लिए अग्रणी प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास केंद्रों के रूप में शहरों का विकास, निवेश के लिए राज्यों में आर्थिक सुधार और मिशन कर्मयोगी के माध्यम से क्षमता निर्माण पर विशेष सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य राज्यों के सहयोग से साझा विकास एजेंडे का मूल्यांकन करना और उसे लागू करना तथा इसमें सुधार करना है। महाराष्ट्र में आज देवेंद्र फडणवीस की सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। नए मंत्री नागपुर में आयोजित एक समारोह में पद की शपथ लेंगे। आज 30 से 32 मंत्रियों के शपथ लेने की संभावना है। मुंबई में 5 दिसंबर को एक भव्य समारोह में भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद, जबकि शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। महाराष्ट्र में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री समेत अधिकतम 43 सदस्य हो सकते हैं। इस बीच भाजपा की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने शुक्रवार को मंत्रिमंडल गठन को अंतिम रूप देने के लिए उप मुख्यमंत्री शिंदे और अजित पवार से अलग अलग मुलाकात की। दक्षिण मुंबई में पवार के देवगिरी बंगले पर गहन विचार विमर्श हुआ, जहां उन्होंने अपने पार्टी नेताओं से मुलाकात की। 20 नवंबर को हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए गए थे। महायुति गठबंधन ने राज्य की 288 सीट में से 230 सीट जीतकर सत्ता हासिल की थी। महायुति में शामिल भाजपा 132 सीट के साथ सबसे आगे रही। शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को 57 और पवार की राकापा को 41 सीट पर जीत मिली थी। सूत्रों ने बताया कि भाजपा को 20 से 21 मंत्री पद मिल सकते हैं, जबकि शिवसेना को 11 से 12 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 9 से 10 मंत्री पद मिल सकते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति ग्वालियर में विक्टोरिया मार्केट बिल्डिंग में भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद जिवाजी विश्वविद्यालय में महाराज श्रीमंत जिवाजीराव सिंधिया की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल, केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक असित साहा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। कल रात करीब 12 बजे अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचे। राजधानी रायपुर में उनके पहुंचने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित अन्य मंत्रियों ने उनका स्वागत किया। वे आज सुबह 11 बजे से राजधानी रायपुर में राष्ट्रपति पुलिस कलर्स अवार्ड परेड में शामिल होंगे और दोपहर में बस्तर रवाना हो जाएंगे। वे जगदलपुर में बस्तर ओलंपिक में शामिल होंगे। वे यहां नक्सल पीड़ितों से भी मुलाकात करेंगे। नक्सलियों का एनकाउंटर करने वाले जवानों का हौसला बढ़ाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज की रात नक्सलियों के गढ़ में खुले सुरक्षा बलों के कैंप में बिताएंगे। इस बात की चर्चा है कि वे खूंखार नक्सली हिड़मा के गांव पुवर्ती
अबुझमाड़ या झीरम जा सकते हैं। गृह मंत्री के दौरे को लेकर बस्तर के सभी इलाकों में तैयारियां हुई हैं। गृह मंत्री अमित शाह के इस बार बस्तर का दौरा कई मायनों में बेहद खास माना जा रहा है। मार्च 2026 तक नक्सलियों के सफाई का ऐलान करने के बाद वे पहली बार बस्तर आ रहे हैं। बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। एनकाउंटर में बड़े नक्सली कैडर ढेर हो रहे हैं। नक्सलवाद बस्तर में कमजोर पड़ता जा रहा है। अमित शाह आज बस्तर के लिए कई बड़ी घोषणाएं भी करेंगे। बस्तर और कोंडागांव को नक्सल मुक्त जिला घोषित कर सकते हैं। और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार को 1 साल पूरा हो गया है। 1 साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को मिल रहा है। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी की गारंटी और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में छत्तीसगढ़ की भूमिका का भी जिक्र किया। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा हो चुका है। इस 1 वर्षों में सरकार ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सर हैं, उनसे बातचीत करेंगे। किस तरह की उपलब्धियां रही 1 साल में? 13 दिसंबर हमारी सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ और ये 1 साल कैसे बीता पता ही नहीं चला और मोदी की गारंटी को पूरा करने में हमारी सरकार लगी रही। 2023 के विधानसभा चुनाव में मोदी की गारंटी में जो भी वादा हमारी पार्टी का था, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का था, उसको अधिकांश जो बड़े बड़े वादे थे सबको पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है। सबसे बड़ा काम तो जो 18 लाख लोग कांग्रेस की सरकार में प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे और मोदी की गारंटी में वादा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का पहला काम होगा कि 18 लाख वंचित लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिलाना। और मैं ये गौरव के साथ बताना चाहूँगा कि 13 दिसंबर 2023 को सरकार शपथ ली और अगले ही दिन 14 दिसंबर को पहला कैबिनेट बुलाकर 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दिए। इन 1 सालों में बस्तर में लगातार इनकाउंटर हो रहा है और सरकार एक पुनर्वास नीति चला रही है, इसको भी थोड़ा समझाइएगा। जब से सरकार में आए हैं नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। हमारे सुरक्षा बल के जवान बड़े बहादुरी के साथ उत्साह के साथ लड़ रहे हैं और आज डबल इंजन की सरकार है, उसका भी लाभ मिल रहा है। और हमारे यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी स्वयं सरकार बनने के दूसरे ही महीना यहाँ पर आकर हम लोगों का हौसला अफजाई किए, हमारे सुरक्षा बलों का हौसला अफजाई किए और इसका परिणाम हुआ कि हमारे जवान बहादुरी के साथ लड़ रहे हैं और अभी 1 साल के अंदर 220 से ज़्यादा नक्सली मार गिराए हैं और 1,500 से ज़्यादा नक्सली या तो आत्मसमर्पण किए हैं या उनकी गिरफ्तारी हुई है। एक और योजना है आपके यहाँ जिसकी चर्चा पूरे भारत में है, महतारी वंदन योजना। विधानसभा चुनाव में मास्टर स्ट्रोक था, इसको किस रूप में? 70 लाख से ज़्यादा माता बहनों को महतारी वंदन योजना की राशि हर महीना 1 या 2 तारीख को ही उनके खाता में भेजने का काम करते हैं और आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में अच्छा काम हो रहा है। जब हम कार्यक्रमों में जाते हैं तो भारी संख्या में महिलाएं भारी उत्साहित मिलती हैं और हमको जानकारी भी मिल रही है कि इससे कई अच्छे काम भी कर रहे हैं। सारंगढ़ में एक गांव है दानसरा, मुझे जानकारी मिली है कि वहाँ की माताएं बहनें महतारी वंदन का पैसा इकट्ठा करके वहाँ श्री राम मंदिर निर्माण का काम भी शुरू कर चुकी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि आने वाला 2047 को जब शताब्दी मनाएंगे तब ये देश विकसित भारत के रूप में खड़ा होगा। तो हम लोग भी छत्तीसगढ़ वासियों का फर्ज है
कि विकसित छत्तीसगढ़ खड़ा करके प्रधानमंत्री जी के संकल्प को पूरा करने में सहयोग दें, और उस दिशा में हमारी सरकार भी काम कर रही है। 4 सालों में क्या नई रणनीति? मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, हर घर में सुख हो, समृद्धि हो, हर लोगों तक शिक्षा पहुँचे, चिकित्सा पहुँचे, पानी पहुँचे, बिजली पहुँचे और हर क्षेत्र में विकास हो। और मोदी की गारंटी तो हम पूरा करेंगे ही, लेकिन छत्तीसगढ़ में खुशहाली ही खुशहाली हो, ये हमारा आने वाले 4 साल का लक्ष्य है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को, जिनका साफ तौर पे कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सपना देखा है भारत को विकसित भारत करने का, वो सपना हम 2047 तक पूरा करेंगे। अपने कैमरा सहयोगी सोमदत्त साहू के साथ सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के रायपुर में भारतीय सेना ने छत्तीसगढ़ सरकार के साथ मिलकर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में विजय की 53वीं वर्षगांठ के अवसर पर सोल्जरथॉन का आयोजन किया। पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने सोल्जरथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने कहा कि सोल्जरथॉन का एक उद्देश्य लोगों को फिट रहने और लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करना है। एक ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि कैसे हम लोगों को मोटिवेट कर सकें, प्रेरणा दे सकें कि वो फिट रहें और कम्युनिटी फिट रहे। हमारे 1971 की जो लड़ाई थी उसके उपलक्ष्य के अंदर हम इसको मनाते हैं। पूरे सैन्य इतिहास के अंदर इतनी बड़ी जीत आज तक किसी फौज को नहीं मिली। 13 दिन के अंदर एक नया देश बनाना, 13 दिन के अंदर 93,000 जो पाकिस्तान के सैनिक थे उनको आत्मसमर्पण कराना, और उसके बाद उस देश से नया बनाकर उनके हाथ में बागडोर सौंपकर 1 महीने के बाद वापस निकल जाना, ये अपने आप के अंदर बहुत बड़ी चीज़ है। और इधर संभल में 46 साल से बंद पड़े भगवान शिव के मंदिर में आज सुबह पूजा अर्चना की गई। लोगों ने भक्ति भाव के साथ गणेश जी, भगवान शिव शंकर और हनुमान जी की आरती की। नखासा थाना इलाके में लगभग 5 दशकों से बंद पड़े भगवान शिव के इस मंदिर को प्रशासन ने खुलवाया। दरअसल ये मंदिर अवैध अतिक्रमण और बिजली चोरी के खिलाफ डीएम और एसपी की टीम के छापेमारी के दौरान सामने आया। मंदिर के बराबर के कुएं को पाट कर स्लैब बना दिया गया था। 1978 के बाद से बंद पड़े इस मंदिर को पुलिस द्वारा अब खोला गया है। सब लोगों ने यहाँ पे पूजा अर्चन किया है। 24 कोसीय परिक्रमा जो हम लोग यहाँ की है, उसमें उसी परिधि में ये सारे मंदिर आते हैं और इन मंदिर को विशेष स्थान है। ये शिव जी हनुमान जी का मंदिर है। हमने गणेश जी की आरती गाई है, फिर शिव जी की आरती करी है, फिर बजरंगबली की आरती करी है। 3 आरती हमने करी है। यहाँ पे कमेटी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे ब्राह्मण चिन्हित होना चाहिए कि जो लगातार यहाँ पे रहे। उसके बाद कमेटी का यहाँ पे कार्य किया जाएगा, लोग जुड़ेंगे और बाकी जीर्णोद्धार के लिए यहाँ पे कार्य किया जाएगा। जब तक यहाँ पे कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, इसके ऊपर कोई नहीं है, तब तक हम यहाँ पे आकर के सेवा करते रहेंगे, ध्यान रखेंगे और आरती आदि कार्य करते रहेंगे। और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके आज 3 दिन के दौरे पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। श्रीलंका में हाल ही में संपन्न राष्ट्रपति और संसदीय चुनाव के बाद ये उनकी पहली द्विपक्षीय भारत यात्रा है। उनके साथ विदेश मंत्री विजिता हेराथ और वित्त उप मंत्री अनिल जयंत फर्नांडो सहित प्रमुख अधिकारी भी मौजूद होंगे। दिसानायके की भारत यात्रा से दोनों देशों के बहुआयामी और पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। यात्रा के दौरान दिसानायके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रमुख द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अनुरा दिसानायके दोनों देशों के बीच निवेश और वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में एक व्यापारिक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। इसके अलावा वे बोध गया का भी दौरा करेंगे।
और इधर मोल्दोवा के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मिहेल पोप्सोई भारत के 3 दिन के दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। 3 दिवसीय दौरे का उद्देश्य भारत और मोल्दोवा के बीच संबंधों को मजबूत करना है। पोप्सोई आज शाम विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। अपनी यात्रा के क्रम में पोप्सोई राजघाट जाकर बापू को पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगे। इससे पहले अक्टूबर में दूसरा भारत मोल्दोवा विदेश कार्यालय परामर्श नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसमें राजनीतिक संबंधों, व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने पर चर्चा की गई थी। 1992 में राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद से ही भारत और मोल्दोवा के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। अप्रैल 2023 में मोल्दोवा ने भारत में एक दूतावास खोलने का निर्णय भी लिया था। और नौसेना के प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी आज इंडोनेशिया की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच समुद्री क्षेत्र समेत व्यापक रणनीतिक साझेदारी को प्रगाढ़ करना है। नौसेना प्रमुख इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री एवं सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सजाफ्री सजाम सोएदीन, इंडोनेशिया के सशस्त्र बलों के कमांडर जनरल अगुस सुबियांतो और नौसेना के प्रमुख एडमिरल मोहम्मद अली समेत शीर्ष रक्षा अधिकारियों के साथ वार्ता करेंगे। और बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहाँ रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ें आगे। देश की राजधानी दिल्ली में कई दिनों से कोहरा और कंपकपा देने वाली सर्दी का सितम जारी है। शहर के कई हिस्सों में कोहरे की हल्की चादर छाई हुई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पहाड़ों से चल रही बर्फीली हवा के कारण 20 दिसंबर तक दिल्ली NCR में शीतलहर जारी रहने की संभावना है। सुबह और शाम को घने कोहरे का भी आभास हो सकता है। आज पश्चिम की दिशा से ठंडी हवा 10 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती है। इससे न्यूनतम तापमान में और गिरावट आ सकती है, जो 2 डिग्री तक पहुंच सकता है। वहीं सोमवार से हवा की गति कम हो सकती है, लेकिन अगले सप्ताह कड़ाके की ठंड की उम्मीद है, जिसमें न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। कुछ इलाकों में 5 से 6 डिग्री के आसपास भी रह सकता है। और आज पूरा देश सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें याद किया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर शत शत नमन। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व राष्ट्र की एकता, अखंडता और विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए देशवासियों की प्रेरणा शक्ति बना रहेगा। और भारत ने 11 पैगोडा का जीर्णोद्धार कर म्यांमार को सौंप दिए हैं। इस अवसर पर म्यांमार में भारत के राजदूत अभय ठाकुर और म्यांमार के धार्मिक एवं सांस्कृतिक मामलों के मंत्री यू टिन ऊ लिन ने मौजूद रहे। दरअसल ये 2016 में म्यांमार में आए भूकंप के बागान में 100 से ज्यादा स्तूप और पैगोडा क्षतिग्रस्त हो गए थे। इन संरचनाओं के सांस्कृतिक महत्व को समझते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इनके जीर्णोद्धार की जिम्मेदारी ली। भारत सरकार ने इनके जीर्णोद्धार और संरक्षण के लिए मई 2018 में म्यांमार को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया। सहयोगी परियोजनाओं के पहले चरण में 11 पैगोडा सौंपे गए हैं, बाकियों पर काम चल रहा है। भारत का ये कदम म्यांमार को उसकी सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा में समर्थन देने की भारत सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
इधर अरब, तुर्की और यूरोपीय राजनयिकों ने सीरिया में हाल में घटनाक्रमों पर चर्चा करने वाली जॉर्डन की बैठक के समापन पर संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें सभी राजनयिक इस बात पर सहमत हुए कि सीरिया में नई सरकार का गठन समावेशी होना चाहिए और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। ये बैठक ऐसे समय में हुई जब क्षेत्रीय और वैश्विक शक्तियां असद की जगह लेने वाली किसी भी सरकार पर प्रभाव डालने के लिए संघर्ष कर रही थीं, जिसे एक सप्ताह पहले भागने के लिए मजबूर किया गया था। सीरिया का पड़ोसी जॉर्डन शनिवार को अकाबा में होने वाली बैठक की मेजबानी कर रहा था। असद के समर्थक देशों रूस और ईरान को आमंत्रित नहीं किया गया था। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, सीरिया के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत गिर पैडरसन और यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा कैलास और जॉर्डन, तुर्की, सऊदी अरब, इराक, लेबनान, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और कतर के विदेश मंत्री जॉर्डन के सरकारी गेस्ट हाउस में राउंड टेबल बैठक में मिले। सीरिया इस बैठक में शामिल नहीं था। एंटनी ब्लिंकन ने यह भी कहा कि अमेरिकी अधिकारियों का अब हयात तहरीर अल शाम के साथ सीधा संपर्क हो गया है और उन्होंने उनसे और अन्य विद्रोही समूहों से अमेरिकी पत्रकार ऑस्टिन टाइस का पता लगाने में सहायता करने का आग्रह किया है, जिन्हें 2012 में सीरिया में हिरासत में लिया गया था। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने सीरिया में हितधारकों के साथ ये भी साझा किया है कि वह विदेश के परिवर्तन से क्या देखना चाहते हैं। दक्षिण कोरिया के कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक-सू ने कल कैबिनेट की पहली कैबिनेट की बैठक में उन्होंने कहा कि सेना ने वर्तमान स्थिति की गंभीरता को पहचानने को कहा। साथ ही उन्होंने अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच घनिष्ठ सहयोग के तहत एक संयुक्त रक्षा स्थिति स्थापित करने और उत्तर कोरिया के उकसावे के खिलाफ अपनी निगरानी को और सतर्क स्थिति को और मजबूत करने का आह्वान किया। यून सुक योल को दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के पद से महाभियोग पर हुए दूसरे मतदान के बाद हटा दिया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री हान डक-सू को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। दक्षिण कोरिया में राजनीतिक संकट ऐसे समय में आया जब उत्तर कोरिया अपने शस्त्रागार का विस्तार कर रहा है और रूस के साथ संबंधों को गहरा कर रहा है। और पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी मिखाइल कावेलशविली जॉर्जिया के राष्ट्रपति बन गए। इसी के साथ सत्तारूढ़ दल ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। विपक्ष इसे देश के यूरोपीय संघ की आकांक्षाओं के लिए झटका और पूर्वी शाही शासक रूस की जीत बता रहा है। जॉर्जियाई ड्रीम पार्टी ने कावेलशविली को अपना नेता नामित किया, जो मैनचेस्टर सिटी के लिए प्रीमियर लीग और स्विस सुपर लीग के कई क्लबों में स्ट्राइकर थे। जॉर्जियाई ड्रीम पार्टी ने ईयू में शामिल होने की दिशा में आगे बढ़ने का संकल्प लेने के साथ साथ रूस के साथ संबंधों को फिर से शुरू करने की इच्छा भी जताई है। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिस्बेन में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने अपने पहले दिन के स्कोर 28 रन से आगे खेलते हुए ताज़ा समाचार मिलने तक 3 विकेट के नुकसान पर 171 रन बना लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया का पहला विकेट उस्मान ख्वाजा के रूप में गिरा, जिन्हें जसप्रीत बुमराह ने 21 रन के स्कोर पर चलता किया। बुमराह ने इसके बाद नाथन मैक्सवेनी का विकेट चटकाया और उन्होंने 9 रन पर स्विनी को पवेलियन वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। नीतीश कुमार रेड्डी ने मार्नस लाबुशेन को 12 रन पर आउट किया। टेस्ट मैच का पहला दिन बारिश की भेंट चढ़ गया था और सिर्फ 13 ओवर 2 गेंद का ही खेल हो सका था। गौरतलब है कि मैच में भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया था। इधर ओमान में खेले जा रहे महिला जूनियर एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता में आज फाइनल में भारत का सामना चीन से होगा। गत चैंपियन भारत ने कल जापान पर 3-1 की जीत के साथ अपना दबदबा कायम रखते हुए महिला जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश किया। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में चीन ने दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराया। भारतीय महिला टीम का इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन बेहद शानदार रहा और टीम को सिर्फ ग्रुप दौर के मैच में चीन के हाथों हार मिली थी। ऐसे में भारतीय टीम की कोशिश उस मैच में मिली हार का बदला लेने की रहेगी। इधर भारत के दौरे पर आई वेस्टइंडीज की महिला क्रिकेट टीम आज अपने दौरे की शुरुआत 3 मैच की T20 सीरीज से करेगी। सीरीज का पहला मुकाबला मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। और आइस हॉकी लीग के दूसरे सीजन का आयोजन अगले साल 2 से 9 जनवरी के बीच लद्दाख में होगा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख प्रशासन और आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ लद्दाख द्वारा नई दिल्ली में आइस हॉकी लीग के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया।
इस मौके पर लीग के दूसरे सीजन की आधिकारिक ट्रॉफी और जर्सी का अनावरण भी किया गया। आइस हॉकी लीग देश भर के एथलीटों के लिए शीतकालीन खेलों में नए अवसर पैदा करने के साथ साथ क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़ावा देती है। और क्विज़ाबल प्रतियोगिता बौद्धिक रूप से अक्षम बच्चों को ज्ञान के मंच पर आगे बढ़ाने के उद्देश्य के साथ सामने है। इसी कड़ी में शनिवार को राजधानी दिल्ली में इसके 10वें संस्करण के नॉर्थ जोन फाइनल का आयोजन हुआ, जिसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश के बच्चों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य विशेष रूप से सक्षम बच्चों को ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम सिर्फ यही दर्शाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि सब में एबिलिटी है। हमें इस एबिलिटी को पहचानने की ज़रूरत है और इस एबिलिटी को देखते हुए इनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। तो आइए हम सब मिलके इनके एबिलिटीज़ को रिकॉग्नाइज़ करें, इनके एबिलिटीज़ को एक्सेप्ट करें और इनके एबिलिटीज़ को रिस्पेक्ट करें। तभी हम इनको जीवन की मुख्य धारा में, समाज की मुख्य धारा में जोड़ सकेंगे। वहीं इस मौके पर केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा भी मौजूद रहे और उन्होंने इस पहल को बेहद मजबूत कड़ी माना। दिव्यांगता के क्षेत्र तो बहुत है, लेकिन मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए इस तरह से काम करना और क्विज कंपटीशन तक पहुंचाना और आज जिस तरह का आपकी मेहनत रंग लाई है, मुझे लगता है कि ये वास्तव में प्रधानमंत्री जी का मिशन है। उसको पूरा करने के लिए हमारी जो सामाजिक संस्थाएं जो काम कर रही हैं, उनका मैं जितना प्रशंसा करूं उतना कम है। और इसके साथ ही समाचार में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।